वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टॉक टू बुक्स। आई एम तन्नू माथुर। आज हम क्लास 7th का साइंस का सेकंड चैप्टर पढ़ेंगे, न्यूट्रिशन एंड एनिमल। प्रीवियस वीडियो में हमने न्यूट्रिशन इन प्लांट्स पढ़ा था, जिसमें हमने ऑटोट्रॉफ, हेटरोट्रॉफ इन सब के बारे में पढ़ा था। और प्लांट्स क्या करते हैं कि अपना फूड खुद प्रिपेयर करते हैं, बट एनिमल कैन नॉट। तो वो किस कैटेगरी में आ जाता है? हेटरोट्रॉफ्स में। तो आइए हम देखते हैं न्यूट्रिशन इन एनिमल। So plant can prepare their own food by the process of photosynthesis and animal cannot. तो हमने प्रीवियस वीडियो में भी पढ़ा था कि जो प्लांट्स हैं वो अपना फूड खुद प्रिपेयर करते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, बट एनिमल कांट। एनिमल नहीं बनाते अपना फूड। एनिमल्स गेट देयर फूड फ्रॉम प्लांट्स ईदर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। प्रीवियस वीडियो में भी हमने देखा था कि जो एनिमल्स हैं वो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली प्लांट्स पर डिपेंड रहते हैं। डायरेक्टली कैसे? जब वो प्लांट्स डायरेक्ट प्लांट कंज्यूम करते हैं, लाइक स्पिनच हो गई, या उनसे प्लांट प्रोडक्ट करते हैं, वेजिटेबल या फ्रूट्स, ठीक है, ये डायरेक्टली हो गया। और इनडायरेक्टली कैसे हो गया? जैसे हम प्लांट ईटर एनिमल को कंज्यूम करते हैं, ठीक है। तो डायरेक्टली बेसिकली क्या है, जो एनिमल है वो फूड के लिए प्लांट्स और एनिमल अदर एनिमल्स पर डिपेंड करते हैं। नेक्स्ट है होलोजोइक न्यूट्रिशन। तो होलोजोइक न्यूट्रिशन क्या होता है? जिसमें एक ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म को फीड करता है, ठीक है। जैसे कि हेटरोट्रॉफ है, वो डिपेंड करते हैं अदर एनिमल्स और प्लांट पर, वैसे ही होलोजोइक न्यूट्रिशन है। और इसके 5 स्टेप्स होते हैं, दैट इज इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन एंड इजेशन, ठीक है। आइए देखते हैं इनकी डेफिनेशंस को। इंजेशन क्या होता है? प्रोसेस ऑफ टेकिंग फूड, ठीक है। तो जिस प्रोसेस से हम फूड कंज्यूम करते हैं वो क्या होगा? हमारा इंजेशन हो गया। डाइजेशन, ब्रेकिंग डाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपोनेंट इनटू सिंपलर सब्सटेंस। डाइजेशन कैसे होता है कि वो छोटे जो कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस होते हैं उनको सिंपलर सब्सटेंस में या सिंपलर फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है। उसके बाद एब्जॉर्प्शन, एब्जॉर्प्शन ऑफ डाइजेस्टेड फूड, जितना भी फूड डाइजेस्ट हुआ है उसको एब्जॉर्ब करना बाय बॉडी, ठीक है। नेक्स्ट है एसिमिलेशन। एसिमिलेशन क्या होता है? यूटिलाइजेशन ऑफ एब्जॉर्ब फूड बाय द बॉडी। जो भी फूड एब्जॉर्ब हुआ है उसको यूटिलाइज करना, ठीक है। लास्ट है इजेशन। इजेशन मतलब रिमूवल ऑफ अनडाइजेस्टेड एंड वेस्ट प्रोडक्ट फ्रॉम द बॉडी। हमारी बॉडी में जितना भी वेस्ट और अनडाइजेस्टेड फूड है वो रिमूव करना किसका काम होता है? इजेशन का, ठीक है, या एक्सक्रीट आउट करना। नेक्स्ट टॉपिक है डिफरेंट वेज ऑफ टेकिंग फूड। अब डिफरेंट, इस दुनिया में अलग अलग प्रकार के ऑर्गेनिज्म रहते हैं, ठीक है, और हर ऑर्गेनिज्म का अपना एक तरीका होता है फूड को कंज्यूम करने का, या मोड ऑफ टेकिंग फूड डिफरेंट होता है हर किसी ऑर्गेनिज्म का, ठीक है। जैसे कि हम एग्जांपल ले लेते हैं बीज। बीज क्या करेगी? जो मधुमक्खियां होती हैं वो नेक्टर सक करती है, मतलब फ्लावर में से जूस पीती हैं, वो उसको क्या बोलते हैं? नेक्टर बोलते हैं। स्नेक्स लाइक पाइथन, ठीक है, वो क्या करेगा? दूसरे एनिमल को स्वेलो कर लेगा, क्योंकि उनकी टीथ तो होती नहीं है, तो वो क्या करते हैं? डायरेक्टली क्या करते हैं? स्वेलो कर लेते हैं उनको। उसके बाद क्या होगा? इन्फेंट्स, जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं वो मदर्स मिल्क पर डिपेंड रहते हैं। और लाइक हमिंग बर्ड्स हो गई, वो क्या कर देगी? या तो स्वेलो करेगी या नेक्टर को सक करेगी, क्योंकि उनके भी टीथ नहीं होते। तो यहाँ पर हमें क्या पता चलता है कि जितने भी डिफरेंट ऑर्गेनिज्म है उनका अलग अलग मोड होता है फूड को टेक करने का। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है ह्यूमन डाइजेशन। अब डाइजेशन कैसे वर्क करता है हमारी बॉडी में, मतलब जो भी हम फूड खाते हैं वो कैसे डाइजेस्ट होता है। तो हमारी बॉडी में बहुत सारे ऑर्गन्स होते हैं, ठीक है। जितने भी ऑर्गन्स होते हैं हर ऑर्गन का एक अलग अलग अपना फंक्शन होता है। तो क्या आपको लगता है कि सारे ऑर्गन्स मिलकर डाइजेशन में हेल्प करते हैं? नहीं। तो कुछ सेलेक्टिव ऑर्गन्स होते हैं जो डाइजेशन में हेल्प करते हैं। जैसे कि जो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम है वो कहाँ से स्टार्ट होता है? बकल कैविटी से स्टार्ट होता है और एंड होता है एनस पर, ठीक है। तो बकल कैविटी, फूड पाइप और ईसोफेगस, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन एंड एनएस। तो ये ऑर्गन्स हैं जो हमारे डाइजेशन में हेल्प करते हैं। और इनके अलावा क्या होता है? हमारी बॉडी में कुछ सेक्रेटरी ग्लैंड्स होते हैं जो ऐसे जूस को सेक्रीट करते हैं जो हमारे डाइजेशन में हेल्प करते हैं। देखते हैं वो कौन कौन से होते हैं। पहला हो गया सलाइवरी ग्लैंड्स, जो कि क्या सेक्रीट करता है? सलाइवा सेक्रीट करता है। उसके बाद हो गया लिवर, लिवर क्या सेक्रीट करता है? बाइल जूस। उसके बाद हो गया पैनक्रियाज,
तो पैंक्रियाज क्या सेक्रेट करती है, पैंक्रियाटिक जूस, और ये तीनों ही जूस डाइजेशन में हेल्प करते हैं। ठीक है, अब हम फर्स्ट देख लेते हैं द माउथ एंड द बकल कैविटी। ठीक है, हमने पहले ही पढ़ा है कि बकल कैविटी से स्टार्ट होता है। ठीक है, बकल कैविटी माउथ। ठीक है, फूड इज टेकन इनटू द बॉडी थ्रू माउथ एंड दिस प्रोसेस ऑफ टेकिंग फूड इनटू द बॉडी कॉल्ड इंजेशन। ठीक है, तो माउथ में हम क्या करते हैं, फूड को लेते हैं। ठीक है, और जिस तरीके से हम फूड को लेते हैं उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, इंजेशन बोलते हैं। उसके बाद फूड इज च्यूड विद द हेल्प ऑफ टीथ, सलाइवा एंड टंग। ठीक है, तो फूड को हमारे जो टीथ हैं वो चबाने में हेल्प करते हैं। फिर उसके बाद सलाइवा और टंग भी हमारे फूड को चबाने में या स्वेलो करने में हेल्प करते हैं। आइए देखते हैं इनको अलग अलग से। ठीक है, तो सलाइवरी ग्लैंड्स क्या करते हैं, पहले ही हमने देखा था कि वो सलाइवा को सेक्रीट करते हैं। सेक्रीट सलाइवा विच मिक्सेस विद द फूड, मॉइस्ट इट एंड ब्रेक द स्टार्च इनटू शुगर। तो वो क्या करेगी, जो फूड है उसको मिक्स करेगी, उसको मॉइस्ट करेगी, तभी तो हम उसको इजीली स्वेलो कर सकते हैं। ठीक है, मॉइस्ट करेगी। उसके बाद जो स्टार्च होता है फूड में, क्या होता है, स्टार्च प्रेजेंट होता है और उसको किस में कन्वर्ट करेगी, शुगर में कन्वर्ट करेगी। नेक्स्ट है टंग। अब टंग क्या करती है, इट हेल्प्स इन मिक्सिंग फूड। ये भी फूड को मिक्स करने में हेल्प करती है। जब हम च्यू करते हैं, चबाते हैं, तो उसमें टंग का भी यूज होता है। ठीक है, इट हेल्प्स इन स्वेलो फूड। जब हमें फूड को अंदर लेना होता है, सटकना होता है, तो उसके लिए किसकी हेल्प लगती है, टंग की। एंड इट ऑल्सो हैड अ टेस्ट बर्ड। अब इसके पास क्या होता है, टेस्ट बर्ड भी होते हैं, जिसके थ्रू हम टेस्ट कर पाते हैं कि कोई भी चीज खट्टी है, मीठी है, तीखी है। तो ये किसके थ्रू हम चेक कर पाते हैं, टंग। तो टीथ है वो भी हमारे हेल्प करता है डाइजेशन में, च्यू करने में, चबाने में फूड को। ठीक है, अभी जो टीथ है वो 2 टाइप्स का होता है। अगर हम देखें तो पहला होता है मिल्क टीथ और परमानेंट टीथ। ठीक है, मिल्क टीथ कब होते हैं, जब छोटा बेबी 1 या 2 साल का होता है, तो उनके जो मिल्क टीथ है वो ग्रो करना स्टार्ट कर जाते हैं। ठीक है, और जैसे ही वो 6 to 8 ईयर या 10 ईयर में पहुंचते हैं, तो उनके जो मिल्क टीथ है वो टूटना शुरू होते हैं और परमानेंट टीथ उगना स्टार्ट हो जाते हैं। ठीक है, तो आइए आप देखते हैं टाइप्स ऑफ टीथ। बेसिकली जो हमारे टीथ हैं वो 4 टाइप्स के होते हैं, मोलर्स, प्रीमोलर्स, इंसीजर एंड कैनाइन। ठीक है, अब इनको देख लेते हैं एक बार, इनका फंक्शन क्या होता है। तो मोलर्स जो टीथ होते हैं वो ग्राइंडिंग टीथ होते हैं, जो कि एडल्ट्स में पाए जाते हैं। बड़े लोग जो होते हैं उनमें ग्राइंडिंग टीथ होता है, मतलब जो खाने को पीसने में हेल्प करते हैं। ठीक है, और प्रीमोलर टीथ क्या होते हैं, जो ग्राइंडिंग और च्यू, मतलब पीसने में और चबाने में दोनों में ही मदद करते हैं। उसके बाद आता है कैनाइन। कैनाइन पियर्सिंग और टियरिंग। जैसे कि हम टॉफी का पैकेट है, चिप्स है, उसको हम साइड वाले टीथ से काटते हैं, क्योंकि वो शार्प टीथ होते हैं जो कि किसी भी चीज को चीरने में, ठीक है, फाड़ने में हेल्प करते हैं। उसके बाद आते हैं इंसीजर। इंसीजर हमारे फ्रंट के 4 टीथ होते हैं, जो कि कटिंग और बाइटिंग, मतलब काटने में और बाइट करने में हेल्प करते हैं। कोई भी चीज है, हम खाना खाते हैं तो हमारे जो 4 टीथ है, इंसीजर टीथ है, उसी से कट करते हैं। एप्पल खाना है तो मैं उसको सामने वाले टीथ से ही बाइट करती हूँ, है ना। उसके बाद आता है टूथ डिके। अब टूथ डिके क्या होता है, ठीक है, द ग्रेजुअल डैमेज ऑफ टीथ इज ऑफन कॉल्ड टूथ डिके। ठीक है, अब जैसे धीरे धीरे हमारे दांतों में प्रॉब्लम्स होती हैं, ठीक है, धीरे धीरे वो क्या होता है, डैमेज होना शुरू हो जाता है। क्यों, कैसे होता है, जब हम खाना खाकर, है ना, और चॉकलेट वगैरह खाकर हम ब्रश ही नहीं करते, अपने माउथ को क्लीन ही नहीं करते, तो उसके बाद क्या होता है, जो उसके अंदर, हमारे माउथ के अंदर कुछ बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, अब नॉर्मली वो प्रेजेंट है, कोई बात नहीं, लेकिन उनको क्या मिल जाता है, फूड मिल जाता है, और फूड में क्या होता है, शुगर। ठीक है, उनको ब्रेक डाउन करके वो क्या बनाते हैं, एसिड प्रोड्यूस करते हैं, जो हमारे दांतों को क्या करता है, डैमेज करता है। अब दांत डैमेज होंगे तो क्या होगा, पेन होगा दर्द में। अगर हमारे दांत ज्यादा ही डैमेज हो जाते हैं तो जो परमानेंट टूथ होते हैं ना, टीथ होते हैं, वो भी गिरना शुरू हो जाते हैं। इतना ज्यादा नुकसानदायक होता है। तो इसलिए छोटे बच्चे होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं कि चॉकलेट मत खाओ, टॉफीज मत खाओ, लेकिन अगर हम ज्यादा अमाउंट में खाएंगे तो वो कहीं ना कहीं हमें, हमारे टीथ को नुकसान करेगी। और स्पेशली तब जब हम खाने के बाद अपने माउथ को क्लीन नहीं करते हैं। ठीक है, और
और इसका जो मेन कॉज है वो यही है कि हमारे माउथ में जो बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, तो बैक्टीरिया प्रेजेंट है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन उन बैक्टीरिया को क्या मिल जाता है, फूड मिल जाता है। कैसा फूड, जो हमारे माउथ में खाने के बाद प्रेजेंट रह जाता है, ठीक है। अब उसके कुछ प्रिवेंशन भी होंगे। अब टूथ डिके को बचाने के लिए आप क्या कर सकते हो कि क्या करोगे, खाना खाने के बाद ब्रश करिए, दिन में 2 बार ब्रश करिए, और जब भी आप कुछ भी खाते हो, या जैसे कि आपको दोपहर में सोना है तो खाना खाने के बाद अपने माउथ को पानी से क्लीन कर लो। तो उससे क्या होगा, जो फूड लेफ्ट ओवर फूड होगा ना हमारे टीथ में, वो तो या तो अंदर चला जाएगा या फिर उसको माउथ में पानी डाल के बाहर भी निकाल सकते हो, ठीक है। तो ये हमारे हो गए टूथ डिके और इसके प्रिवेंशन। अब हम देखेंगे कि फूड पाइप और इसोफेगस का क्या रोल होता है डाइजेशन में, ठीक है। अच्छा, पहले ये बताओ कि फूड पाइप कहाँ पर लाई करती है, ठीक है। तो अब देखो कि हमारे यहाँ पर नेक में क्या होता है कि फूड पाइप और विंड पाइप दोनों ही होती है, लेकिन जो फ्रंट की साइड है वो क्या है, हमारी विंड पाइप, और इसके पीछे क्या होती है, हमारी फूड पाइप, जो हमें ऐसे दिखाई नहीं देती। अगर आप एनाटॉमी में जाके देखोगे तो वहां पर आपको ह्यूमन एनाटॉमी टाइप करना, वहां पे आपको दिखेगा कि फूड पाइप जो है वो विंड पाइप के पीछे होती है। और अब देखेंगे कि फूड पाइप का क्या काम होता है, वो कैसे काम करती है। द swallowed फूड passes into the फूड पाइप। जो हम अपना फूड स्वेलो करते हैं, अंदर सटकते हैं, वो किसके पास जाता है, फूड पाइप के पास जाता है, ठीक है। अब आप कहोगे कि अभी आपने बताया कि विंड पाइप और फूड पाइप दोनों होती है, तो सिर्फ जो खाना है जो हम स्वेलो करते हैं तो वो सिर्फ फूड पाइप में ही क्यों जाता है, क्योंकि वहां पर क्या होता है, फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर की एक वॉल होती है जिसको हम बोलते हैं एपिग्लॉटस। जब हम फूड खाते हैं तो वो क्या करती है, जो विंड पाइप वाला पार्ट होता है उसको क्लोज कर देती है, और जो फूड होता है वो पीछे वाली साइड में चली जाती है, ठीक है, मतलब फूड पाइप में चली जाती है। अब इसके बाद देखते हैं, द फूड पाइप्स रन अलोंग द नेक एंड द चेस्ट। अब फूड पाइप जो है वो कहां से कहां तक है, हमारे नेक से लेकर चेस्ट तक है। द फूड मूव्स डाउनवर्ड डायरेक्शन इन दी फूड पाइप। हाँ, क्योंकि जो फूड पाइप वो क्या करेगी, जो भी हम खाना स्वेलो करा है हमने, वो क्या करिए, कॉन्ट्रैक्शन होता है फूड पाइप में, ठीक है, वो कॉन्ट्रैक्ट करके नीचे की तरफ पुश करेगी फूड को, और कहाँ जाएगा वो फूड, स्टमक में, ठीक है। एट द टाइम फूड इज नॉट एक्सेप्टेड बाय द स्टमक एंड इज वोमिट आउट। अब कई बार ऐसा होता है कि हमारा जो स्टमक है ना वो फुल हो जाता है और हम ओवर ईटिंग करते हैं, तो वो क्या होता है कि वोमिटिंग हो जाती है। क्यों हो जाती है, क्योंकि हम ज्यादा खा लेते हैं। अब ज्यादा खाना भी नुकसानदायक होता है, ठीक है। अब इसका थर्ड पार्ट देखते हैं कि जो स्टमक है वो कैसे हेल्प करता है डाइजेशन में। इट इज द वाइडेस्ट पार्ट ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल। हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम है, एलिमेंट्री कैनाल है, उसका सबसे वाइडेस्ट पार्ट है क्या, स्टमक, ठीक है, जो कि जे शेप का है। द स्टमक इज कनेक्टेड विद द फूड पाइप एंड द स्मॉल इंटेस्टाइन। अब जो स्टमक है कहां से कनेक्टेड है, फूड पाइप और स्मॉल इंटेस्टाइन से। द इनर लाइनिंग ऑफ द स्टमक सिक्रीट डाइजेस्टिव जूसेस। अब जो स्टमक की जो इनर वॉल है वो क्या सिक्रीट करती है, कुछ डाइजेस्टिव जूसेस सिक्रीट करती है, जैसे कि म्यूकस, HCl मतलब हाइड्रोक्लोरिक एसिड, और पेप्सिन। अब देखते हैं कि ये जो तीनों जो डाइजेस्टिव जूस है इनका क्या फंक्शन होता है। पहला है म्यूकस, इट प्रोटेक्ट द इनर लाइनिंग ऑफ द स्टमक। अब हमने देखा कि हमारी बॉडी में HCl एसिड भी प्रोड्यूस होता है। अगर ये म्यूकस नहीं होगा तो हमारी जो इनर वॉल है स्टमक की वो डैमेज हो जाएगी, ठीक है। तो स्टमक वॉल को प्रोटेक्ट करने के लिए क्या होता है, म्यूकस होता है, एक जेली लाइक सब्सटेंस होता है, ठीक है। उसके बाद आता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, इट किल्स द बैक्टीरिया एंड एक्टिवेट द डाइजेस्टिव जूसेस। अब क्या करेगा, जब हम फूड कंज्यूम करते हैं तो उसके साथ साथ कुछ बैक्टीरिया भी हमारे अंदर चले जाते हैं, तो उन बैक्टीरिया को किल करने का काम कौन करता है, उनको खत्म करने का काम कौन करता है, HCl। इसको हम शॉर्ट फॉर्म में HCl भी बोलते हैं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ठीक है। बैक्टीरिया को किल करेगा और जितने भी हमारे डाइजेस्टिव जूस हैं उनको एक्टिवेट करेगा कि वो अपना काम कर सके। लास्ट है पेप्सिन। अब पेप्सिन क्या काम करता है, इट ब्रेक डाउन दी प्रोटीन
into simpler substance amino acid। अब पेप्सिन क्या करता है, जो हमारी फूड में जो प्रोटीन होता है उसको ब्रेक डाउन करता है सिंपलर सब्सटेंस में, जिसको हम क्या कहते हैं, अमीनो एसिड। अब हम स्मॉल इंटेस्टाइन के बारे में पढ़ेंगे, तो देखते हैं। इट इज हाईली कॉइल्ड ट्यूब एंड इट्स लेंथ इज 7.5 मीटर लॉन्ग। ठीक है, तो ये जो स्मॉल इंटेस्टाइन है वो हाईली कॉइल्ड होती है। क्यों? क्योंकि जो इसकी लेंथ है ना वो 7.5 मीटर है, मतलब जो कि बहुत ज्यादा, सेकंड फ्लोर तक की हाइट है इसकी। ठीक है, अब इतना स्पेस तो होता नहीं है हमारी बॉडी में कि वो इतने लंबे ट्यूब को एक सीरीज में ला सके, मतलब स्टैंडिंग पोजीशन में कैसे भी, तो इसलिए इसको कॉइल्ड करके रखा जाता है। ठीक है, जैसे कि एक रस्सी ले ले हम उसको सीधा रख सकते हैं क्या? नहीं, स्पेस कम करने के लिए हम क्या करेंगे, उसको कॉइल कर देंगे या फिर उसको फोल्ड करके कैसे भी अलग से रखेंगे। ठीक है, तो वैसे ही इंटेस्टाइन है जो कि जिसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, कॉइल्ड होता है। उसके बाद है इट रिसीव सेक्रेशन फ्रॉम लिवर एंड पेनक्रियाज। हमने सेक्रेटरी ग्लैंड्स पढ़े थे जिसमें सलाइवरी ग्लैंड्स, पेनक्रियाज और लिवर पढ़ा था। ठीक है, तो अब यहाँ पर हम ये दो ग्लैंड्स पढ़ेंगे, लिवर और पेनक्रियाज। ये कौन रिसीव करता है इनके जूस? स्मॉल इंटेस्टाइन रिसीव करती है। ठीक है, अब लिवर से क्या प्रोड्यूस होता है? बाइल जूस प्रोड्यूस होता है। ठीक है, या सेक्रीट होता है तो बाइल जूस। उसके बाद ये जो बाइल जूस है वो कहाँ जाता है? स्टोर्ड इन गॉल ब्लैडर। ठीक है, सेक्रीट होगा कहाँ से? लिवर से। कहां पर स्टोर होगा? जाके गॉल ब्लैडर में। और जब भी हमारे स्टमक को जरूरत होती है, ठीक है, बाइल जूस की, क्योंकि ये क्या करता है, डाइजेशन करता है फैट्स की, है ना, और फैट को किस में कन्वर्ट कर देता है? फैटी एसिड में। जब भी हमारे स्टमक को जरूरत होती है बाइल जूस की, क्योंकि ये बाइल जूस किस में स्टोर है? गॉल ब्लैडर में। जब भी जरूरत होती है तो वो गॉल ब्लैडर प्रोड्यूस करता रहता है, ये सिक्रीट करता रहता है, स्टमक तक पहुंचाता है ताकि जो फैट्स है वो डाइजेस्ट हो सके। उसके बाद आते हैं हमारे पैनक्रियाज। पैनक्रियाज क्या सिक्रीट करती है? पैनक्रियाटिक जूस। ठीक है, हेल्प इन डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट, फैट्स एंड प्रोटीन। ये जो पैनक्रियाटिक जूस है ये तीनों को ही डाइजेशन करने में हेल्प करता है। ठीक है, अब इसको देखते हैं कि इसको जो पैनक्रियाटिक जूस है वो इन सबको किसी न किसी फॉर्म में, मतलब उसके सिंपलर फॉर्म में कन्वर्ट करता है, ब्रेक डाउन करता है। तो हम देखिए कार्बोहाइड्रेट को किस में ब्रेक डाउन करेगा? ग्लूकोज में है। फैट को फैटी एसिड या ग्लिसरॉल में। ठीक है, उसके बाद प्रोटीन को किस में कन्वर्ट करेगा? अमीनो एसिड। ठीक है, तो ये इन सब की किस फॉर्म में कन्वर्ट कर रहा है? सिंपलर फॉर्म, जिसके नाम यहाँ पर लिखे हुए हैं। कई बार आपके एग्जाम्स में क्वेश्चन में, मतलब 1 मार्क क्वेश्चन भी आ जाता है कि जो हमारे पैनक्रियाटिक जूस है वो कार्बोहाइड्रेट को किस में कन्वर्ट करेगा, फैट को किस में कन्वर्ट करेगा, या प्रोटीन को किस में कन्वर्ट करेगा। और एक और क्वेश्चन आ सकता है कि जो हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन है वो कहाँ से डाइजेस्टिव जूसेस को रिसीव करती है, तो उसके एग्जाम्पल क्या हो गए? पैनक्रियास और लिवर। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे कि स्मॉल इंटेस्टाइन का फंक्शन क्या होता है। ठीक है, तो एब्जॉर्प्शन इन स्मॉल इंटेस्टाइन, तो ये इंपॉर्टेंट है। इसके लिए क्वेश्चन भी आता है कि हाउ स्मॉल इंटेस्टाइन एब्जॉर्ब फूड, मतलब जो स्मॉल इंटेस्टाइन है वो फूड को कैसे एब्जॉर्ब करती है। ठीक है, आइए देखते हैं। द स्मॉल इंटेस्टाइन हैज मिलियंस ऑफ टाइनी फिंगर लाइक प्रोजेक्शन कॉल्ड विलाई। ठीक है, तो स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर बहुत सारे, मतलब मिलियंस ऑफ फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होते हैं जिसको हम बोलते हैं विलाई। लाइक हमारी फिंगर है इस तरीके से प्रेजेंट होती है, और इनका काम क्या होता है कि वो क्या करेंगी, जो हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर स्पेस प्रोवाइड करेंगी, मतलब सरफेस एरिया प्रोवाइड करेंगी, जिससे कि ज्यादा से ज्यादा जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो एब्जॉर्ब हो सके। अब देखिए, अगर ये सर्कल में होगा, अगर एकदम फ्लैट होगा तो स्पेस नहीं बनेगा। ठीक है, लेकिन ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, तो यहाँ देखिए स्पेस बन रहा है ना, तो ज्यादा एरिया मिलेगा तो ज्यादा न्यूट्रिशन एब्जॉर्ब हो सकेंगे। आइए देखते हैं। दिस विलाई इंक्रीज द सरफेस एरिया फॉर एफिशिएंट फूड एब्जॉर्प्शन। जैसे कि मैंने आपको बताया कि क्या काम करते हैं कि सरफेस एरिया को बढ़ाते हैं जिससे कि एब्जॉर्प्शन बढ़ जाए। ठीक है, विद इन दिस विलाई मेनी ब्लड वेजल्स आर प्रेजेंट दैट एब्जॉर्ब द डाइजेस्टेड फूड एंड कैरी इट आउट टू द ब्लड स्ट्रीम्स। जैसे कि मैंने बताया
कि ये जो विलाय है ये क्या करती है, यहाँ पर मैनी मतलब बहुत सारी जो ब्लड वेसल्स हैं वो प्रेजेंट रहती है और वो क्या करती है, एब्सॉर्ब करती है डाइजेस्टेड फूड को और उसको कहाँ तक ले जाती है, ब्लड स्ट्रीम तक ले जाती है। और जैसे कि हमने पहले पढ़ा है, पता होगा आपको कि जो हमारा ब्लड है वही हमारे पूरे बॉडी पार्ट्स तक न्यूट्रिशन पहुंचाता है ना, न्यूट्रिएंट पहुंचाता है। तो हमें पूरी बॉडी को एनर्जी कहाँ से मिलती है ना, ब्लड ही प्रोवाइड करता है, ब्लड सप्लाई करता है पूरी बॉडी पार्ट्स में, ठीक है। तो ये है हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन का फंक्शन। और जो क्वेश्चन मैंने बताया उसको ध्यान रखिएगा कि ये एग्जाम में भी आ सकता है। अब हम आते हैं लार्ज इंटेस्टाइन की तरफ, ठीक है। तो इट इज वाइडर एंड शॉर्टर देन द स्मॉल इंटेस्टाइन। अब जो लार्ज इंटेस्टाइन है आपने पिक्चर में देखा होगा, अगर नहीं तो मैं यहाँ इस वीडियो के एंड में एक पिक्चर डाल दूंगी ह्यूमन डाइजेशन सिस्टम का, ठीक है, उसमें आप देख लीजिएगा। जो लार्ज इंटेस्टाइन है वो स्मॉल इंटेस्टाइन के बाहर होती है, ठीक है, कनेक्टेड होती है स्मॉल इंटेस्टाइन से और वाइडर होती है, चौड़ी होती है। और जिसकी लेंथ कितनी होती है, 1.5 मीटर, मतलब बहुत छोटी होती है स्मॉल इंटेस्टाइन से। अब इसका फंक्शन क्या होता है, इट एब्सॉर्ब द वाटर एंड सॉल्ट फ्रॉम द अनडाइजेस्टेड फूड मटेरियल। अब जितना भी एब्सॉर्ब करना था वो स्मॉल इंटेस्टाइन ने कर दिया और जो भी वेस्ट था वो कहां पहुंच गया, लार्ज इंटेस्टाइन में पहुंच गया। अब उसमें से जो अनडाइजेस्टेड फूड है उसमें से जो भी सॉल्ट या मिनरल्स बचा है उसको कौन एब्सॉर्ब करेगा, लार्ज इंटेस्टाइन एब्सॉर्ब करेगा, ठीक है। एंड द रेस्ट ऑफ द वेस्ट और अनडाइजेस्टेड फूड पासेस थ्रू द रेक्टम एंड रिमेन्स देयर एज सेमी सॉलिड फेसेस, ठीक है। अब यहाँ पर क्या होता है कि जितने भी वेस्ट और अनडाइजेस्टेड फूड होते हैं वो कहां पर किसके थ्रू पास हो जाता है, रेक्टम के थ्रू, और वहां पर क्या रह जाता है, सेमी सॉलिड फेसेस रह जाती है, ठीक है। अब उसके बाद क्या है, द फेकल मैटर इज रिमूव थ्रू द एनस फ्रॉम टाइम टू टाइम। अब बाकी जितना भी अनडाइजेस्टेड और वेस्ट मटेरियल होता है वो एनस के थ्रू एक्सक्रीट आउट हो जाता है और इसी को हम क्या बोलते हैं, ईजेशन। यहाँ पर हमारा ह्यूमन डाइजेशन सिस्टम खत्म होता है। अब ये वीडियो ज्यादा लंबी ना हो जाए इसलिए मैं जो आगे की जो नेक्स्ट टॉपिक है, डाइजेशन इन ग्रास ईटिंग एनिमल और डाइजेशन इन अमीबा, इसको मैं नेक्स्ट वीडियो में कवर करूंगी। थैंक यू।